हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अ, आज का सेशन जैसे कि आप लोगों को स्लाइड नजर आ रही है, तो वी आर अप्रोचिंग टू द एंडिंग ऑफ दिस सीरीज। तो अब लास्ट पे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। जिस तरह आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम बात करेंगे रिकमेंडेशन लेटर्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो सीवी पे होगा कि हाउ टू क्राफ्ट अ सीवी इन लाइक एन अमेरिकन और एकेडमिक स्टाइल। और फर्दर उसके बाद इंटरव्यू पे और फिर टॉफल पे बात होगी। So, and then we will be done for the preparation series of Fulbright 2023. So let's start the slides. Once again, if somebody is joining first time, I'm Mohsin. I'm a data science fellow at the University of Exeter and the Alan Turing Institute in London. I won Fulbright back in 2014, and then I went to United States in 2015. My mother institute was Iowa State University, where I had my PhD in plant diseases and GIS and remote sensing. हमें ज्वाइन करना था डॉक्टर आजम अली शेर ने, but somehow I think he missed, or maybe like at some point or within this talk he will join us at some point. And before moving towards the details of recommendations letter, मैं आप लोगों से एक मरतबा फिर शेयर करना चाहूँगा कि फुलब्राइट स्कॉलरशिप फॉर 2023 इन पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। और आप में से वो लोग या वो पार्टिसिपेंट्स जो उसके लिए एक्टिवली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दे वुड हैव नोन के उसकी जो डेडलाइन है वो है मई 11th दिस ईयर। तो टाइम इज narrowing down. So guys, if you are actively preparing, so do your best and work actively ताकि आप एक अच्छी एप्लीकेशन इस साल के जो फुलब्राइट एप्लीकेशन स्कॉलरशिप है उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। आपके जो जर्नल क्वेश्चन है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, और मुझे बल्कि डेली बेसिस पे आते रहते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा क्रिटिकल पॉइंट हो, कोई टेक्निकल कोई इशू हो, तो उसके लिए हमेशा जो है वो मैं गाइड करता हूं कि आप USCFP को ईमेल करें। जो उनका ईमेल एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, info@uscfp.org, क्योंकि दे आर द फाइनल अथॉरिटी, और they can better guide you if something is technical arising in your application or in your documents. So let's move towards our main topic, that is recommendation letters. आप में से काफी लोग जानते होंगे कि not only for Fulbright but wherever you are applying abroad for scholarships, और पाकिस्तान में तो जॉब एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए होता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है वहां पे जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं तब भी आपको रिकमेंडेशन लेटर्स की जरूरत होती है. So it's a one of the like important document when we are submitting our applications, whether for jobs, whether for some faculty position, or whether for a scholarship. Oh yeah, Azim is here now. So recommendation letters, it's basically a formal document that validates an applicant's work skills or academic performance जो past में बीत चुकी है. फुलब्राइट एप्लीकेशन पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, या जैसे मैंने बताया कि जनरल आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अमूमन जो है वो 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो मांगे जाते हैं. तो उसमें होता यही है कि व्हेन एवर यू आर राइटिंग, और दे शुड एक्चुअली रीड्स डिफरेंट. तो लाइक अदर डॉक्यूमेंट्स और अदर एसेस इन फुलब्राइट एप्लीकेशन, letter of recommendations जो हैं, they are also an important part, or they can really actually play an important role in your selection in Fulbright. अब अक्सर जो है जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इट शुड डिस्कस. तो अभी हम उसी के ऊपर डिटेल के ऊपर जो है वो जाते हैं और बात करते हैं. देखिए, जो रिकमेंडेशन लेटर है, अब जब आप फुलब्राइट एप्लीकेशन या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने अपना मोटिवेशन लेटर, पर्सनल स्टेटमेंट और एक डिटेल जो है वो CV आपने सबमिट करवाई है. अब यही चीज जो है एप्लीकेशन या स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई आपको रिकमेंड करता है जो कि वो अपनी जुबान में अपने वर्ड्स के साथ वो लिखे, तो वो कहलाता है
रिकमेंडेशन लेटर्स, लेकिन उसमें आपके जितने भी क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपका कम्युनिटी वर्क है, वो सारा उसमें डिस्क्राइब किया जाता है. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कवर रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो कवर करते हैं, वो ये होता है आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी अचीवमेंट्स. फिर दूसरी चीज that it should discuss is के what makes you a potential applicant, whether it is for a scholarship or for a job. और आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, वो आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट और उसमें और आपकी सीवी जो है उसको डिस्क्राइब करेगी. लेकिन when somebody is writing or when you are writing recommendation letters for you, तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज होती है वो ये कि आपके अदर क्वालिटीज जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर स्टडीज और योर क्लासरूम उसमें होंगी. अब वो क्वालिटीज जो हैं या वो एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर स्टूडेंट्स, बल्कि मैं खुद उसकी एक जिंदा मिसाल हूँ कि इफ समबडी इज लाइक टेकिंग पार्ट इन लाइक एक्टिविटीज सच एज लाइक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई करवा रहे हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो हर डिपार्टमेंट की, हर फैकल्टी की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जैसे डिबेटिंग क्लब्स होते हैं, उर्दू क्लब है, इंग्लिश क्लब है, आर्ट्स एंड ड्रामा क्लब्स होते हैं. तो वो जो आपकी एक्टिविटीज हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लासरूम और आपकी एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं, तो उनको लाजमी मेंशन करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं. और खासतौर पर अमेरिका में तो ऐसे लोगों को काफी वेटेज दिया जाता है जो इस तरह की एक्टिविटीज में ऑलरेडी मतलब कि पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. एक और एक्टिविटी जो है वो जैसा कि कम्युनिटी सर्विस है. आपने लेट्स से कि कभी कोई ब्लड बैंक के लिए मतलब कि कोई तोगोदो की हो या ब्लड बैंक जो है उसके लिए कभी उसको अरेंज किया हो. कम्युनिटी सर्विस में ये है कभी मेडिकल कैंप के लिए किसी दूर दराज इलाके में जो कि रिमोट एरिया हो, वहां पे लोगों की हेल्प के लिए. अब कम्युनिटी सर्विस जिस तरह अगर हम लोग ये सेशन कर रहे हैं तो इट्स आल्सो कंसीडर्ड एज अ कम्युनिटी सर्विस कि फॉर फ्री वी आर शेयरिंग और वी आर लाइक स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन. अब आप में से काफी लोग भी जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको मैं, अगर मेरी समझ में चीजें आ जाएं तो मैं उनको गाइड भी कर देता हूं और उनके एसेस जो हैं वो भी रिव्यू करता हूं. अब अगर यही काम जो है मैं यहाँ पे करूं और मैं करता भी हूं तो आई चार्ज बेसिकली हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट. लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ बच्चे जो है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है. अब मैं मतलब मेंटोर भी करता हूँ यहाँ पे अमेरिका में खास तौर पर बच्चों को. तो if you simple like Google me like Mohsin Ramin, so you can see my profiles on different like websites. तो लेकिन for Pakistan my services are free of cost because to help and empower students. तो और मैं इनको जब भी कभी भी एप्लीकेशन लिखता हूँ, अपने स्टेटमेंट्स, अपनी फिलोसफी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, तो मैं उसमें एक्टिवली उसको मेंशन करता हूँ कि दिस इज द काइंड ऑफ वर्क और कम्युनिटी सर्विस दैट आई डू. और इसी तरह अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं ऐसा, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो they should actually mention these kind of activities whenever they are introducing themselves और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में या मतलब कि अपने जो रिकमेंडेशंस लेटर हैं तो उसमें ये लाजमी चीजें जो है ये मेंशन करनी चाहिए. नेक्स्ट जो है कि अब ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने बता दिए, लेकिन अब इसकी जो रिटन फॉर्म है वो एक स्टोरी की फॉर्म में होनी चाहिए कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी दैट डेमोन्स्ट्रेट्स द एप्लीकेंट्स स्किल. एक ऐसी कहानी जो आपके स्किल्स के ऊपर एम्फोसाइज करे, उनको कोरोबरेट करे, उनको डिटेल से बताए और बताए कि मतलब कि व्हाई somebody should select this candidate और why some applicant is a best fit for this scholarship. और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो कंक्लूजन जो है वो रिकमेंडेशन के साथ उसका कंक्लूजन हो कि based on all these like observations or all these potentials in this XYZ candidate, I highly recommend this candidate for the Fulbright application. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो इसमें लाजमी होने चाहिए. बाकी आगे हम क्वेश्चंस लेंगे जो आपके जितने भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में सेशन के एंड पे. अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि हु कैन राइट रिकमेंडेशन लेटर. स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं. अब स्टूडेंट्स जो हैं, अगर लेट्स सपोज आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो है वो प्रोफेसर कोई से 3 चुने और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी हो सकते हैं, तो उनसे वो लिखवा सकते हैं.
अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो पोटेंशियल जो सबसे मेन आपका बंदा हो सकता है जो कि आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा, वो आपका एकेडमिक एडवाइजर है, जिसको अप्रोच करना भी आपके लिए आसान होगा। और अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ में, तो आपका जो लाइन मैनेजर है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर सकते हैं, तो लाइन मैनेजर वो इंचार्ज होता है जिसको आप रिपोर्ट करते हैं। वो आपका मैनेजर हो सकता है कोई, अगर वो डायरेक्टर है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो आप उससे कह सकते हैं। अगर आप किसी डिप्टी डायरेक्टर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लिख सकता है। और वंस अगेन, अगर आप जॉब कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च में है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट में है, डेवलपमेंट सेक्टर में है, तो आप अपने कोलीग्स जो हैं, जो आपसे सीनियर भी हो सकते हैं, तो वो भी आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एकेडमिक रिलेटेड जो है वो मोस्ट एम्फासाइज उसको करें कि अगर आपने बाहर से भी लेना है तो सिर्फ एक बंदे से लें, बाकी लेकिन दो कम से कम कोशिश करें कि वो एकेडमिक्स आपके रिलेटेड ही हों। क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वो एकेडमिक्स से रिलेटेड है, तो आपकी जो एक्टिविटीज है, आपकी क्वालिटीज हैं, तो उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और बाकी बेहतर चीज यही होती है कि उस बंदे से लें कि जिसके साथ आपने काम किया हो, जो आपको जानता हो, जिसको आपने जिसके अंडर आपने जो है ना वो कुछ ना कुछ सर्विस की हो। अब मिसाल के तौर पर मैं आप में से काफी सारे मोस्टली जो है, मैंने कभी किसी के साथ हमने काम नहीं किया, तो आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजीशन कि आई कैन राइट रिकमेंडेशन लेटर फॉर यू। तो वो लोग जिनके साथ मिलके आप लोगों ने काम किया है, दे कैन बेस्ट, और दे आर द सुटेबल कैंडिडेट्स हु कैन राइट रिकमेंडेशन लेटर्स फॉर यू। अच्छा, अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो लाइक अदर एसेस, रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं हमेशा कंप्रीहेंसिव लिखें। मैं अक्सर बात करता हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड भी करता हूँ कि स्टूडेंट्स मुझे रिकमेंडेशन लेटर भेजते हैं तो वो 2 से 3 पैराग्राफ और छोटे छोटे होते हैं, और मैं उसमें देखता हूँ कि वो बड़े ही जेनेरिक रिकमेंडेशन लेटर्स हैं। अब अगर जहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, आप वो वहां से XYZ को हटा के ABC भी लिख दें, तो क्या उस लेटर के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि वो दैट्स अ वेरी जेनेरिक। ऐसा रिकमेंडेशन लेटर कभी भी मत लिखिए कि आपने नाम हटाया, सिर्फ अपना नाम डाला, को 2 लाइनें चेंज की और कहा कि अब ये रिकमेंडेशन लेटर तैयार हो गया। नहीं, नेवर डू दैट। रिकमेंडेशन लेटर जो आपके लिए और आपके वर्क और आपकी पर्सनैलिटी के स्पेसिफिक हो और कंप्रीहेंसिव हो। डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स कि वो कितने जा रहे हैं, लेकिन जितने लेंथी हो सके, दे काउंट मोर और दे रेजोनेट्स मोर। 4 से 5 कम से कम पैराग्राफ का एक रिकमेंडेशन लेटर, और अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखा हुआ हो जो कंप्रीहेंसिवली आपके ट्रेड्स के ऊपर बात करे, क्योंकि फुलब्राइट इज अ वेरी कंपेटिटिव स्कॉलरशिप। और जैसा मैंने पहले बता दिया कि इट नीड्स टू स्पीक टू इट्स ऑडियंस, कि कोई पढ़े तो उसको वो मोह ले, वंस अगेन लाइक अदर एसेस, तो इट शुड स्पीक इटसेल्फ। और अगर आप फुल ब्राइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या हमेशा जिस मर्जी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो उस स्कॉलरशिप के मुतालिक होना चाहिए। अगर कोई रीडर उसको पढ़े तो उसको ये नहीं लगे कि ये इट्स अ वेरी जनरल और ये कैन फिट और इट कैन फिट एवरीवेयर। हाँ, आपके पास एक फर्स्ट ड्राफ्ट या अपना एक ऐसा फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए कि आप फुल ब्राइट के बाद, लेट्स से आपका दिल करता है कि आप कनाडा में कोई स्कॉलरशिप है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया में कोई स्कॉलरशिप आपको लग रहा है, आप उसको थोड़ा सा उसको ट्रिम करें, उसको टच दें, और महसूस हो कि ये स्पेसिफिकली इस स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है। तो होता क्या है कि उससे जो रीडर होता है उसको भी एक अपनायत महसूस होती है कि द कैंडिडेट इज एक्चुअली सीरियस एंड ही इज कंसिडरिंग टू स्टडी हियर, और मतलब वो हमारे पास आए। और लास्ट पे कि इट शुड बी वेल रिटन हो, और चूंकि एक वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो डेजिग्नेशन, जो बंदा जिस लेवल पे बैठा हुआ, चाहे वो प्रोफेसर है, आपका सीनियर है, वो एजुकेशन में है या रिसर्च में है या डेवलपमेंट में है, तो ये इम्प्लाई कर लिया जाता है कि वो अच्छा ही लिखेंगे, कि उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो अच्छे तरीके से अपनी जो स्टोरी है उसको वो आर्टिकुलेट करेंगे। ओके, तो अच्छा, हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मतलब कि एग्जांपल्स मिली, तो लेट्स डू सम एक्टिविटी। अब आप में से काफी लोगों ने जो रिकमेंडेशन लेटर जो है वो लिखे होंगे, तो या देखे होंगे सैंपल्स, अभी से आपने देखना शुरू कर दिए होंगे। मुझे भी इस तरह के सैंपल्स आते हैं। अब उसमें लिखा हो, लेट्स से कि एक लाइन आप पढ़ने को मिलती है कि जी एप्लीकेंट ए इज अ कंपेलिंग स्पीकर। डू यू थिंक कि इट कैन बी मॉडिफाइड, कि अगर इसको हमने एक
अच्छे तरीके से या एक इफेक्टिव वे से लिख रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे अगर हम इसको रीराइट करें? सो कैन समबडी लाइक डू रीराइट इट, जो कि इसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बना दे? लेट्स सी। अब ये एक वेरी बड़ी जेनेरिक स्टेटमेंट है। ओके, द एप्लीकेंट इज अ गुड ओरेटर, लेकिन ये तो उसी का रीवर्डिंग है शाहजेब। ये पढ़ें इसको जरा and see what do you think. The applicant's A's storytelling skills during his talk is so compelling that the other group members have asked him to provide separate training sessions in public speaking. तो बेसिकली ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं मोस्टली वहीं पे ये सीन केसेस आते हैं कि वो दे राइट सेंटेंस लेकिन मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ट्राई टू राइट समथिंग मीनिंगफुल। और हम पहले सेशंस में भी बात कर चुके हैं कि राइटिंग जो है ये वाकई एक स्किल है, और कंप्लीट सेंटेंस तब भी आपको लिखना आता है जब आपकी रीडिंग अच्छी हो और आप पहले काफी देर से लिख रहे हो। सेकंड, एप्लीकेंट बी इज अ गुड कोलैबोरेटर। तो ये भी एक ओपन एंडेड चीज है और बड़ी वेग सा है, और ये किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। मैं मतलब कि कोई लिख सकता है कि मोहसिन इज अ गुड कोलैबोरेटर, और आजम इज अ गुड कोलैबोरेटर, और यासर इज अ गुड कोलैबोरेटर, बट व्हाट मेक्स अस डिफरेंट? तो उसके लिए जो है उसकी जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है एग्जाम्पल, वो आप इसको देख सकते हैं कि एप्लीकेंट बी लीड्स कोलैबोरेशन विद 5 डिफरेंट ग्रुप्स which led to 2 funded collaborative grants। तो एक मीनिंगफुल चीज है, और उसमें काफी सारी चीजें अगर आप उसको गौर से देखें, ना कि सिर्फ कोलैबोरेशन शो हो रही है, फिर उसमें स्टेप्स शो हो रहे हैं, और उसमें फिर जो कंक्लूजन है कि उस कोलैबोरेशन वो एक फ्रूटफुल कोलैबोरेशन है क्योंकि उससे ग्रांट्स आ रही हैं, उससे फंडिंग आ रही है। तो डू समथिंग लाइक दिस, और नेवर राइट ओपन हैंडेड और समथिंग वेरी जेनेरिक। तो अपने जो आपकी पर्सनैलिटी को जो स्पीक करे या उसको मतलब उसकी वजाहत करे, तो ऐसी चीजें जो हैं वो ऐसे सेंटेंस लिखें। जो टू कट शॉर्ट, आजम आपने किया है कि इफ वी कैन ऐड इवेंट डिटेल्स, आई थिंक यू कैन स्पीक आजम। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। तो मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। हाँ, नो वरीज। ये जो पिछली स्लाइड थी ना, वो बहुत अच्छी एक एग्जांपल थी मोहसिन भाई। अक्सर जब हम रेफरेंस लेटर लिखते हैं ना, तो उसमें बस हम वो वाले जो बड़े फैंसी से वर्ड्स होते हैं उठा के लगा देते हैं और फिर वो डिटेल्स शेयर नहीं करते। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि अक्सर ये होता है कि जैसे आपने ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस आपने लिख दिया ना कि वो इतना अच्छा मतलब ओरेटर है या फिर स्पीकर है कि उसकी सर्विसेज दूसरे भी ले रहे हैं। और इसी तरह अगर इससे नीचे वाला लेवल ये भी हो सकता है ना कि वो इतना अच्छा स्पीकर है कि उसने हमारे ही प्रोग्राम के अंदर एक नई स्पीकर सीरीज शुरू की है, या एक पूरी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कर रहा है, या फिर उसने कौन सा कोई ऐसा नेशनल इवेंट्स में या इवन लोकल इवेंट्स में भी उसने कुछ अरेंजमेंट्स की। तो ये लाजमी नहीं है कि आप उसको आप किसी भी एंगल को एड्रेस कर दें तो उससे वो पर्सनलाइजेशन जो होती है वो शो होती है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एग्जांपल है मोहसिन भाई। और मैं वही कहना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा स्पीकर है और वो कह रहा है कि नहीं, मैंने हमारे यहाँ एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हुई या फिर हमारे यहाँ एक लिटरेरी सोसाइटी का इवेंट हुआ और उसमें मैंने क्या की जो भी है स्पीकिंग की, या जो भी एक एंकर पर्सन था। हाँ, मतलब कि कंपेयरिंग कर ली, या उसको मतलब बिल्कुल सेशन को मैंने मॉडरेट कर लिया। आप जो बिल्कुल ऐसे लेवल पे जो मास्टर्स या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। ये आपकी रिक्वायरमेंट और ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि आप शो कर रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ के लिए आप कोई भी छोटा सा भी पर्सनल इवेंट डाल देंगे तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ टू कन्विंस द रिव्यूअर। सही है। थैंक्स फॉर एम्फसाइजिंग इट। और ये जस्ट मतलब कि एज ए सैंपल था कि क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को कि जब उनके रिकमेंडेशन लेटर आते हैं तो बस दो वो साफ पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ से चीजें उठाई हैं। तो और ये सेशन करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को बताना कि बेसिकली एक मीनिंगफुल चीज लिखें और अपनी लाइफ की जो स्टोरी है उसको बयान करना सीखें, चाहे वो पर्सनल स्टेटमेंट है, चाहे वो रिकमेंडेशन लेटर हैं, मोटिवेशन लेटर्स हैं। तो अगर इस पॉइंट पे आके भी अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा, अपनी स्टोरी को नहीं बयान कर सकते, तो देर इज समथिंग रॉन्ग।
तो डू फोकस ऑन दीज वीकनेसेस और अपने बारे में अपनी स्टोरी को बयान करना सीखें। वंस अगेन लाइक अगर आपका कोई सैंपल आपके साथ शेयर कर रहा है तो डू नॉट सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, यू कैन फॉलो द स्ट्रक्चर, यू कैन मतलब कि आप उसे सीख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, बट नेवर कॉपी, सिंपली डू कॉपी एंड पेस्ट, नेवर प्लेजराइज, अवॉइड फ्रॉम दिस। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और अभी आपके क्वेश्चंस तो वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। और एक और चीज थी कि once again I run basically this small Facebook group, और इसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर चुका हूँ चैट में, तो if somebody can repost it if somebody ask, तो you can also join this group, you can post your questions। वैसे कुछ ज्यादा पोस्ट नहीं करते बच्चे, तो ये they try to send messages directly, तो लेकिन if they can post in the group that would also be helpful for others। तो मुझे भी जो है वो बार बार चीजों का रिस्पॉन्स करना जो है वो it will also save time for me। Thanks।